स्वागत है। 1526 में बाबर भारत आए थे। तब से लेके 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, अलग अलग समय पे मुगल शहजादों ने कोई 7 बड़े बड़े रिबेलियन किए थे। उनमें से 3 इलाहाबाद के उस किले में हुए थे। पहला और सबसे बड़ा 1599 से लेके 1604 के बीच में शहजादा सलीम, जो बाद में जहांगीर बनते हैं, बादशाह अकबर के खिलाफ एक रिबेलियन करते हैं और इलाहाबाद के उस किले से पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, लोगों को जागीरें बांटते हैं। यहां तक कि इलाहाबाद की टकसाल से एक सिक्का ढलवा देते हैं जिसके ऊपर बादशाह अकबर का नाम नहीं था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मानहानि थी। अपने आगे पीछे आर्टिस्ट को इकट्ठा करते हैं, पेंटर्स को इकट्ठा करते हैं और मुगलिया पेंटिंग एक अलग ही स्वरूप अख्तियार कर लेती है उन 5 सालों में। इसके अलावा 1602 में शहजादा सलीम के कहने के ऊपर ओरछा के राजा बादशाह अकबर के एक नवरत्नों में से एक थे, अबुल फजल, उनका मर्डर कर देते हैं। ये इसलिए क्योंकि अबुल फजल और शहजादा सलीम की बनती न थी और अबुल फजल का कटा हुआ सर इलाहाबाद के किले में शहजादा सलीम के सामने आता है और शहजादा सलीम बोलते हैं कि यह तो ईश्वरीय तलवार का कमाल है। इसके बाद बादशाह अकबर उनको माफ करते हैं और शहजादा सलीम जहांगीर बनते हैं। और इस दौरान में शहजादा सलीम या जहांगीर के खिलाफ उनके ही बेटे शहजादा खुसरो एक रिबेलियन करते हैं और इस लड़ाई में खुसरो की मां मानबाई वो इतना दुखी हो जाती हैं कि वो सुसाइड कर लेती हैं और वो प्रयागराज में आज की डेट में खुसरो बाग में एक कब्र में दफन है। बाद में खुसरो भी हारते हैं और उनकी भी डेथ होती है और वो भी खुसरो बाग में दफन है। इसके अलावा शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बनते हैं, वो भी एक रिवोल्ट करते हैं, एक रिबेलियन करते हैं और इलाहाबाद के किले को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हो पाता है। बट उसके बावजूद जहांगीर उनको माफ करते हैं और अपने साथ रख लेते हैं। इसके बाद जब शाहजहां के बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ाई होती है, तो इलाहाबाद के किले को अपने कब्जे में लेने के लिए भी लड़ाइयां होती हैं और उसमें औरंगजेब की जीत होती है। दारा शिकोह इलाहाबाद में रहते थे, जिनके और उनके नाम पे ही दारागंज है। उनकी बीवी जो नादरा बेगम थी, उनके नाम पे बेगम सराय है। इलाहाबाद और दारा शिकोह का बहुत पास का करीबी रिश्ता है उस हिसाब से। यहां तक कि छत्रपति शिवाजी जब औरंगजेब को चकमा देके आगरा से निकले थे तो वो प्रयागराज आए थे और वहां पे एक प्रयागवाल के पास उन्होंने अपने बेटे को रखा था, संभाजी को, जिसे उस प्रयागवाल को इतिहास में हम कवि कलश के नाम से जानते हैं। पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद बहादुर शाह जब बादशाह बनते हैं, उनकी मदद करते हैं 2 लोग, 2 भाई, हसन अली खान और हुसैन अली खान। और चूंकि उन्होंने मदद की थी तो उसके रिवॉर्ड में उनको सूबेदारी मिलती है इलाहाबाद की और बाद में पटना की। और ये 2 भाई, हसन अली खान और हुसैन अली खान, 1712 से लेकर 1719 के बीच में बादशाह गर के नाम से जाने जाते हैं। अपनी मर्जी से बादशाह बनाते थे, अपनी मर्जी से हटा देते थे। 1712 में बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जहंदर शाह बादशाह बनते हैं और इन 2 भाइयों की मदद से फर्रुख सियर 1713 में जहंदर शाह को हरा के बादशाह बनते। फिर फर्रुख सियर को ये अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू करते हैं। बाद में जब वो फर्रुख सियर इनकी न सुनते हैं तो उसको डिपोज करते हैं, अंधा कर देते हैं और फिर मर्डर करवा देते हैं। उसके बाद रफीउद्दर्जत बनते हैं, वो भी मर जाते हैं। फिर रफीउद्दौला बनते हैं, वो भी मर जाते हैं। फिर मोहम्मद शाह बनते हैं 1719 में, जो इन 2 भाइयों को भारी पड़ते हैं और बाद में एक भाई का वो फतेहपुर सीकरी में मर्डर करवा देते हैं और एक भाई को पॉइजन करके मार देते हैं।
ये दो भाई हसन अली खान और हुसैन अली खान हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में सैयद ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये इलाहाबाद के सूबेदार थे। शाहजहां के समय तक पहुंचते पहुंचते इलाहाबाद का नाम हर प्रकार के रिकॉर्ड्स में इलाहाबाद मुकम्मल तौर पे हो गया था। और अब शुरू होता है इलाहाबाद के मुगलिया इतिहास का अंतिम चैप्टर। आपको कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड्स सुनाता हूं। पहला एपिसोड सुनिए। 1758 में इलाहाबाद के किले के फौजदार थे मोहम्मद कुली खान। उनके चचेरे भाई थे नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला। दिल्ली में बादशाह थे आलमगीर सानी और उनका बेटा अली गौहर इलाहाबाद में था। बंगाल में उपद्रव होता है। अली गौहर को इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि जाओ उसको जाके अटेंड करो। अली गौहर वहां जाने लगते हैं तो वो शुजा उद दौला से मदद मांगते हैं। तो शुजा उद दौला कहते हैं बिल्कुल जनाब, मैं तैयार हूं इसको करने के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे परिवार के लोगों को और मेरे कुछ लोगों को इलाहाबाद के किले में रहने की इजाजत दी जाए। वो दे दी जाती है। फिर वो मोहम्मद कुली खान को बोलते हैं कि यार तुम क्या करोगे यहां पे, तुम भी चलो हमारे साथ। वो भी चल पड़ते हैं। थोड़ा दूर जाके शुजा उद दौला इंस्ट्रक्शन भेजते हैं अपने लोगों को कि किले के ऊपर कब्जा कर लो, और वो हो जाता है। मोहम्मद कुली खान को जब ये पता लगता है कि अरे ये धोखा हो गया, तो वो वापस दौड़ते हैं। तो उनको रास्ते में रोका जाता है राजा बनारस के साथ मिलके, और उनका मर्डर करवा दिया जाता है। इस प्रकार से इलाहाबाद का किला मुगल हाथों से निकल के नवाब ऑफ अवध की प्रॉपर्टी बन जाता है। उधर आलमगीर सानी, उनकी मृत्यु हो जाती है, और यही लड़का अली गौहर जो इनके साथ चल रहा था, शाह आलम द्वितीय बन के मुगल बादशाह बन जाता है। शुजा उद दौला लगभग 2 साल तक शाह आलम द्वितीय को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। पहला एपिसोड खत्म हुआ। दूसरा एपिसोड 1757 में बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला की फोर्सेस के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, वो जीत जाते हैं। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू करती है। इस ट्रीटमेंट से मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, दुखी हो जाते हैं। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध थे, शाह आलम द्वितीय जो एम्परर थे, और राजा बनारस, ये 4 लोगों की फोर्सेस मिलके अंग्रेजों की फोर्सेस के साथ एक लड़ाई लड़ती है 1764 में, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। अंग्रेज उसमें जीत जाते हैं। मीर कासिम भाग जाते हैं, शुजाउद्दौला भाग जाते हैं, शाह आलम द्वितीय सरेंडर कर देते हैं। अंग्रेज उनको बाइज्जत अपने साथ लेके इलाहाबाद आते हैं, और फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में, जिसके ऊपर हमने एक छोटा सा एपिसोड बनाया था, जिसकी कहानी हमने बताई है कि ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में एक डाइनिंग टेबल के ऊपर उनकी चेयर रखी गई, जिस पर एक बेडशीट बिछाई गई, जिसके ऊपर शाह आलम द्वितीय बैठे, और उन्होंने एक फरमान पकड़ा दिया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह में। ये हमारा इतिहास है। पर उधर शुजा उद दौला, उन्होंने अपने साथ 2 अंग्रेज बच्चे रखे हुए थे, जिनकी उन्होंने बहुत इज्जत के साथ उनको रखा था। वो 2 बच्चे लेके रॉबर्ट क्लाइव के पास आते हैं, और वो 2 बच्चे रॉबर्ट क्लाइव को सरेंडर करते हैं और खुद भी सरेंडर करते हैं। अंग्रेजों के बच्चों को इतने ध्यान से रखने की खुशी में रॉबर्ट क्लाइव उनको इज्जत देते हैं, और फोर्ट के ऊपर इलाहाबाद का जो किला है उसका जो उनका हक है उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। इधर 1771 लगभग 6 साल तक हमारे शाह आलम जो थे वो इलाहाबाद में बैठे रहे, खुसरो बाग में, और फिर दुखी होकर अंग्रेजों से वो दिल्ली की तरफ निकल गए, और मराठा के साथ उन्होंने एक संधि करने की कोशिश की कि भाई 10 लाख रुपया दूंगा, मेरी मदद करो।
और मराठों ने इलाहाबाद फोर्ट डिमांड किया। जैसे ही यह हुआ तो अंग्रेज बिफर गए। उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने शाह आलम को ग्रांट्स दी थी उसको एनल किया और वापस सीज कर लिया। और वो जो लैंड्स शाह आलम द्वितीय के थे वो लैंड्स शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपए में बेच दिए और शुजा-उद-दौला को कहा कि आपका फोर्ट के ऊपर हक बहाल है, पर हमारी एक पलटन फोर्ट में रहेगी और 10 दिन के नोटिस पे हम उसको वेकेट कर देंगे जब भी आपकी जरूरत होगी। ये एक संधि अंग्रेज शुजा-उद-दौला के साथ करते हैं। फिर शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आते हैं आसफ-उद-दौला। अंग्रेज आसफ-उद-दौला के साथ एक नई संधि करते हैं और उनको कहते हैं कि आपको ये जो पलटन हमने रखी हुई है इलाहाबाद फोर्ट में, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए उसका खर्चा देना है। और खर्चा कितना? 2,60,000 रुपया महीना। आसफ-उद-दौला उस चीज को मान लेते हैं। फिर उसके बाद 1787 में ये 2,60,000 रुपए का महीने का जो अमाउंट है इसको बढ़ा के 50 लाख प्रतिवर्ष कर दिया जाता है। आसफ-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सादात अली खान आते हैं और सादात अली, पैसा तो उनके पास था ही नहीं, वो एक नई उनके साथ संधि करते हैं अंग्रेजों के साथ और ये 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष बढ़ा के 76 लाख रुपया प्रतिवर्ष कर देते हैं। पैसा चूंकि नहीं दिया जाता है तो एरियर्स बढ़ते चले जाते हैं और जब एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया और अंग्रेजों ने उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया तो एक और ट्रीटी करते हैं 1801 में और उसमें वो कहते हैं कि जनाब, इलाहाबाद का पूरा सूबा तुम रखो, लैंड्स तुम रखो, फोर्ट भी तुम रखो, मेरी जान छोड़ो। और इस प्रकार से ये जो पलटन एक जो बिठाई थी वहां पे और उसके खर्चे के एवज में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 14 नवंबर 1801 में इलाहाबाद के उस किले को अपने कब्जे में ले लेती है। मुगलिया दौर का खात्मा होता है और अंग्रेजों का दौर शुरू होता है और ये वो दौर है जिसमें कुंभ का रिकॉर्ड हमको मिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कुंभ का रिकॉर्ड जो प्रशासनिक रिकॉर्ड्स हैं उसमें कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, एटलीस्ट जो अभी तक रिसर्च हुई है उसमें। इसकी कहानी अगले एपिसोड्स में।